कहीं पे आपको लोग मिलेंगे तो उन्हें ऐसे लगता है कि लाहौरिया ऐसा होता है कि जो बस बाबा जी पावे थे खदा इस तरह की बातें करते हैं। लाहौरिया कल्चर्ड भी होते हैं। मंटो साहब अपनी किताबों के इश्तहारात खुद लिखते थे, यानी उसकी कॉपी मंटो साहब की खुद की लिखी हुई होती थी कि अब मेरी किताब आ रही है नमरूद की खुदाई। अल्लाह ताला ने जितनी खूबसूरत चीज़ें पैदा की हैं, रंग, खुशबू, ख़वातीन और बहुत सी प्यारी प्यारी चीज़ें, तो मैं कहता हूँ मुझे इन सब चीज़ों में अगर इश्क है तो फिल्म से है। पिछले कुछ अरसे से जब से नई नस्ल ने दिलचस्पी लेनी शुरू की है, जैसे बिलाल लाशारी काम कर रहे हैं, तो मैं होपफुल हूँ कि हमारे पास कंटेंट है, हमारे पास टेक्निक है, आने वाले दिनों में हम और अच्छी फिल्में बनाएंगे। अकमल शहजाद गुम्मन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जिस दोस्त का हम इंटरव्यू कर रहे हैं, जिनसे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, ये बड़ी हमजहत शख्सियत है और ज़ाहिर है ये हमजहत हैं तो हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। इनका नाम है सैयद अब्दाल अहमद जाफ़री। जाफ़री साहब जो हैं ये फ़ोटोग्राफ़र हैं और वीडियोग्राफ़र हैं, राइटर हैं। एक किताब इनकी छप चुकी है बहुत उम्दा किस्म की, सादत हसन और मंटो। इसके अलावा ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में रहे हैं कोई 15-20 साल के करीब। आर्ट लवर हैं, म्यूज़िक से बहुत प्यार है और फिल्में ख़ास तौर पे इनका बहुत शौक़ है। और ये उर्दू बोलते हैं, उर्दू स्पीकिंग फैमिली से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन ये सिक्का बंद लाहौरी हैं। कैसे हैं अब्दाल साहब? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? तारुफ में कोई चीज़ रह तो नहीं गई? बल्कि आपने प्यार में ज़्यादा करवा दिया। हाँ नहीं, ये आपकी वो कसर नफसी है, अदरवाइज तो अब्दाल साहब ये आप बताएं कि आप सिक्का बंद लाहौरी कैसे हैं? आपने आपको कैसे समझते हैं और कैसे आपने लाइसेंस दिया हुआ है? ओके, उसके कुछ ख़ास पैमाने थे जो हम लोगों ने मुरतब किए थे। मेरा बचपन सेक्रेटरीट, आप जानते होंगे, सेक्रेटरीट के पास संत नगर है, वहाँ गुजरा। एक तरह से वी वर इन द सेंटर ऑफ द सिटी। जो हमारे काबिल ज़िक्र सिनेमास थे, मेरे घर में सभी फिल्में शौक़ से देखते हैं, तो मैं अपने भाइयों के साथ हर सिनेमा बड़े शौक़ से फिरता था। यानी हम सेक्रेटरीट से लेफ़्ट साइड पे जाते थे तो भाटी पे सिनेमा थे, अगर हम सीधे माल रोड पे चले जाते थे तो अल-फलाह, रीगल प्लाज़ा, वहाँ फिल्म देखते थे। अच्छा, फिल्म्स देखना, भाइयों के साथ अपने बड़े भाइयों की तरह वही वाली ज़िंदगी बसर करना, उन्हीं की तरह पान खाना शौक़ से, और इस तरह की वो आदतें। उसके बाद यार दोस्त मिले। आपको पता है हमारा ख़ास बस यारबाशी है कि लाहौरिया जो है वो हमेशा यारबाश होगा। तो मेरे भाइयों के भी ज़्यादा दोस्त थे, इसी तरह मेरे भी ज़्यादा दोस्त बने। तो बस फिर उस तरह महफ़िलों में आते जाते फिर पता चला कि नहीं यार, ये तो यानी मैं जो भी इसकी मेजरिंग यार्ड है लाहौरिया होने की, तो मैं तो उन सब पे मेरा ख़्याल है काफ़ी हद तक पूरा उतार रहा हूँ। बिल्कुल तो सही। बस फिर मैंने क्लेम करना शुरू कर दिया। ये मेजरिंग जो यार्ड है ये क्या है? मेजरिंग यार्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं। आई मीन हाउ डू वी डिफाइन दैट पर्सन इज़ अ लाहौरिया। मैंने उसमें बताया कि लाहौरिये का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा, यानी अगर आपने उसे जुगत की है और वो जुगत म्यारी है तो उसको अना का मसला नहीं बनाएगा, वो आपके साथ मिल के इन्जॉय करेगा, बेशक उसका मजाक उड़ाया जा रहा है एपरेंटली। अच्छा, सेंस ऑफ ह्यूमर के बाद यारबाशी एक बहुत अहम खसूसियत है कि लाहौरिया हमेशा यारबाश होगा। और उसके अलावा उसका आर्ट से, फ़नून लतीफ़ा से किसी ना किसी हद तक ताल्लुक़ होगा, यानी लाहौरिया जो है वो कल्चर्ड होगा। एक ज़्यादती हुई, ज़रा बात लंबी है। 79 में आई थी मौला जट। 80s में बहरहाल हमने जो सिनेमा देखा, हमारे पंजाब के गांव का बहुत बुरा इमेज पैदा किया हमारी फ़िल्मों ने कि अच्छा पंजाब का गांव ऐसा होता है। अब उसी तरह फिल्म्स बनाने वाले, टेलीविज़न वाले अंदरून लाहौर पे काफ़ी मेहरबान हुए हैं और उसका बहुत बुरी तरह से इमेज बिगाड़ रहे हैं कि छतों के ऊपर हमारी बारीक गलियाँ और इस तरह की बड़ी यानी कसरत इस्तेमाल से घिसी हुई चीज़ें उनके दिमाग में हैं कि हमारी छतों के ऊपर आराम से वो एक खातून अगर कोई कपड़े धो रही है तो उसका बड़े आराम से अफेयर चल जाता है और इस तरह की चीज़ें। तो काफ़ी ज़्यादती कर रहे हैं लाहौर से, लाहौर का इमेज बिगाड़ रहे हैं, अंदरून शहर का ख़ास तौर पे। ऐसा नहीं है। इसी तरह कहीं पे आपको लोग मिलेंगे तो उन्हें ऐसे लगता है कि लाहौरिया ऐसा होता है कि जो बस बाबा जी पावे थे खदा इस तरह की बातें करते हैं। लाहौरिया कल्चर्ड भी होते हैं, यानी अगर मुझे कोई कहे कि मैं अच्छे लाहौरिया दिमाग में सोचूं तो जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, शुएब हाशमी साहब, नईम बुखारी और इस तरह के बहुत सारे लोग, ये लोग हैं कि जो कल्चर्ड हैं। मेरे अपने मिलने वाले यहीं पंजाबी यूनिवर्सिटी में मोहम्मद जवाद साहब, मेरे एक दोस्त हैं फ़र्रुख भाई, वो भाटी गेट के हैं, सैद मीठे के। तो लाहौरिया हमेशा कल्चर्ड होगा, ये है एक मेन क्वालिटी
कि जो उसमें होनी चाहिए। ये वो कुछ मेजरिंग यार्ड्स हैं कि मेजरिंग स्टिक है कि जिस पे कोई भी लाहौरिया पूरा उतरे तो हम कहते हैं हाँ ये ठीक ठीक लाहौरिया। अच्छा, आप अभी तक बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं, पंजाबी भी बोल लेते हैं? जे लोड़ पै जाए तो बोल लेना, बिल्कुल जे जान दे बनावे। बिल्कुल सही। तो अपने आप को क्या समझते हैं आप अभी तक अपने आप को एज ए उर्दू स्पीकिंग आइडेंटिफाई करते हैं या पंजाबी क्लेम करते हैं? ये भी लंबी बात। मेरी अम्मी मेरी फैमिली ने मेरठ से माइग्रेट किया था और ज़ाहिर है, मेरे दोनों वालिदैन जब तक ज़िंदा थे याद भी करते थे, बचपन की बातें भी बताते थे। मगर उसके बावजूद यानी अम्मी से मैंने उर्दू भी सीखी और हिंदी लिखनी पढ़नी भी सीखी। हिंदी लिखनी पढ़नी आती है मुझे, मेरा ख्याल है मैं मैट्रिक का इम्तहान पास कर सकता हूँ इंडिया अगर जाऊँ तो। खैर मगर उसके बावजूद अगर कभी किसी ने पूछा कि तुम्हारी मदर लैंग्वेज क्या है तो मेरे दिल में पंजाबी आती है। उसकी वजह बहुत मज़ेदार है। मैं हमेशा इसको ऐसे कहता हूँ कि अगर एज्यूम कर लेते हैं मेरी अम्मी गूंगी होती तो फिर तो मैं मेरी इस सवाल के आगे ब्लैंक ही रहता, हमेशा डैश ही रहती कि जी मेरी मदर लैंग्वेज क्या है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे फेफड़ों में मेरे लाहौर की मिट्टी है। मैं जो आटा खाता हूँ वो इस पंजाब की मिट्टी का है। बल्कि आप कह सकते हैं कि मेरे फेफड़ों में लाहौर की पोल्यूशन है। लाहौर की पोल्यूशन है बिल्कुल। और मैंने जो लाल मिर्च भी खाई है उसमें मेरे पंजाब के मुख्तलिफ भट्टों की ईंटों का चूरा है, मेरा मैदा उससे भरा हुआ है। तो इस तरह की वो चीज़ें हैं। यानी रोटी मैं पंजाब की खाता हूँ। रोटी मैं पंजाब की खाता हूँ तो मेरी माँ बोली पंजाबी ही हुई उस लिहाज से। और फिर मैं उस हवाले से यानी मैं अपने बुज़ुर्गों का जो माइग्रेट करके यहाँ आए थे वो मुझे यानी एक लेवल पे ज़रा ज़्यादा मोहसिन लगते हैं कि जिन्होंने लाहौर को चुना। क्योंकि मेरा दाद का कुछ लोग जाके भावलपुर बसे, कुछ जाके कराची बस गए, उन्होंने लाहौर को चुना। अब मेरे अजीज़ जो कराची में हैं वो शिव कुमार बटालवी की शायरी इंजॉय नहीं कर सकते, उन्हें नहीं पता मियाँ मोहम्मद बख्श क्या क्या कह गए। ये वो लोग हैं कि जिनसे मुझे इश्क है, मियाँ मोहम्मद बख्श, शिव कुमार बटालवी, अहमद राही और फिर बहुत सारे दीगर पंजाबी शायर। अगर हम शायरी की बात ना करें तो मैं मैडम नूरजहाँ के गानों को अंदर से महसूस करता हूँ, उन पे मेरे रोंगटे गूज बम्प्स खड़े होते हैं। मैडम नूरजहाँ मेरे शायद कराची के जो अजीज़ हैं उनके इस तरह ना खड़े होते हैं। बिल्कुल सही। मैं हमारी जो लाहौर की स्टेज है मैं उसको एक इंतहाई इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म मानता हूँ। अगर मेरे वो कराची के अजीज़ उस तरह अमानुल्लाह की बात को, बब्बू बराल की बात को उस तरह एंजॉय नहीं कर सकते जिस तरह मैंने एंजॉय किया बचपन से। और अब भी बेशुमार प्यारे प्यारे अदाकार मौजूद हैं जिन्होंने हमें हंसाया अपनी जुगतों से, अपनी जहानत से। तो आपने संजीदा थिएटर भी किया। ये जो हमारी जुगतबाजी और ये यानी एक बद उड़ाना एक दूसरे की, वो तो कोई मतलब मज़ा नहीं रहा उस तरह स्टेज का। कई लोग इससे बचे, खालिद अब्बास डार साहब इससे बचे, सुहेल अहमद का आप काम देख लीजिए। तो यानी एक तो ये केस पूरा बैठता नहीं कि हमने बहुत सुथरा काम भी देखा है हमारे ही थिएटर पे। आपने कहाँ और क्या स्टेज किया? मैंने कहाँ स्टेज किया, मैंने बचपन में स्कूल लेवल पे स्टेज शुरू कर दी थी। अलखैर जूनियर मॉडल स्कूल था संत नगर में। मैं पहली हम सबकी परफॉर्मेंस टैबलो में ही होती है, वो मौज़िन के तौर पे थी मेरी परफॉर्मेंस। फिर मैं वन मैन शो करता था, कभी कुछ बन गया कभी कुछ बन गया। इस्लामिया हाई स्कूल, बल्कि उसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि दिसंबर 1986 में पहली मरतबा मेरा नाम छपा रोज़नामा मशरिक में बेहतरीन अदाकार के तौर पर। इस्लामिया हाई स्कूल संत नगर में मैंने परफॉर्म किया था, तो वो मुझे बड़ा याद रहता है। मैंने वो तराशा भी संभाल के रखा हुआ है। उसके बाद काबिल ज़िक्र एक इदारा था साही, SAHE, सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उनके साथ थिएटर किया। 95 में मैंने एक प्ले किया गोएथे इंस्टीट्यूट में जिसे वजाहत मसूद साहब ने की एडेप्टेशन थी। वो एक जर्मन प्ले से, गुंथे ग्रास राइटर है वजाहत मसूद, ये जो कलम निगार हैं और... जी मैं दानिश्वर कह लें तो उनकी सारी जहतें आ जाती हैं उसमें। वजाहत साहब की एडेप्टेशन, वजाहत साहब ने अडेप्ट किया था उसको, तो गुंथे ग्रास के लिखे हुए प्ले को, उसका नाम था जाग उठे जब खाक नशी। 95 में उसमें एक्ट किया। ये कहाँ हुआ था? गोएथे इंस्टीट्यूट, जब ये हफीज़ सेंटर की बैक पे हुआ करता था, पाकिस्तान जर्मन कल्चरल सेंटर। अब तो खैर वो स्कॉच कॉर्नर पे चला गया। उसके बाद मैंने लेटा प्रोडक्शन के साथ काम किया, अकफा मियाँ के साथ। और फिर 2017 में हमने एसीटैज एक इदारा है जो बच्चों के लिए काम करता है, तो उसके लिए स्टोरी टेलिंग सेशन की और मैंने पहली मरतबा अलहमरा हॉल 1 में परफॉर्म किया। गुड। तो जी, कोई टीवी भी आपने की है? जी एक टेलीविज़न कमर्शियल था जो 2017 में आया था, अल खिदमत फाउंडेशन का था वो।
तो एक टीवीसी में काम किया तो मैंने। अभी कोई यूट्यूब के भी छोटे छोटे खाके देख रहा था क्या? जी जी, वो एक बहुत अच्छी फिल्म मेकर हैं रेहाना लतीफ़, हज़ारा कम्युनिटी से हैं। उन्होंने शॉर्ट वीडियोस बनाई, BNU से उन्होंने फिल्म मेकिंग पढ़ी है, तो उसमें उन्होंने मौका दे दिया काम करने का। और अब मैं उनके लिए ही एक और प्ले लिख रहा हूँ, जो एक जर्मन राइटर हैं यास्मीना रज़ा, उनके प्ले की अडेप्टेशन है, उसको बिल्कुल लोकलाइज कर दिया मैं भी वो। तो आपने खुद अफसाने भी लिखे, मंशा याद साहब से आपकी बड़ी कुर्बत थी, और आपकी जो किताब मंटो पे छपी उस पर मिर्ज़ा हामिद बेग ने उसका दिबाचा लिखा, तो थोड़ा सा लिखने पढ़ने के हवाले से भी बताइए। लिखने पढ़ने का शौक़ अपने बड़े भाई से पढ़ा, इकबाल जाफरी, आप यकीन उन्हें जानते हैं। जी क्यों नहीं। ये वही इकबाल जाफरी साहब हैं जिन्हें जनरल ज़िया के ज़माने में जिन 4 सहाफ़ियों को कोड़े लगे थे, जी जी, तो उनमें इकबाल जाफरी साहब भी एजाज़ पाने वालों में है। ऐसा ये एजाज़ उन्हें भी मिला था, उसके बाद उन्हें सहाफ़त में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला। बिल्कुल सर। खैर, अच्छा, तो अपने भाइयों से मुझे पढ़ने का शौक़ मिला, क्योंकि वो मुझे किताबें गिफ्ट किया करते थे। पढ़ने की तरफ आए, कुछ लिखने लगे। 90s में मेरा काम छपना शुरू हो गया था, अखबारात में कुछ जगह मिल जाती थी। मैंने मंशा साहब के अफसाने मुख्तलिफ़ रिसालों में पढ़े थे, और फिर एक मजमूआ पढ़ा था दरख्त आदमी, और फिर मैं उनके पास पहुंच ही गया जब राहें ऑन एयर हुआ है। तो राहें के बाद में, और फिर उनके इस दुनिया से जाने तक मेरी उनसे ख़त किताबत रही। बल्कि जनाजे पे हम इकट्ठे गए थे, मैं, इकबाल कैसर, प्रोफेसर जवाद जी और यूसुफ पंजाबी, और उसी मुलाकात में मेरी पहली मुलाकात हुई थी अशफाक सलीम मिर्ज़ा साहब से। और फिर हम पंजाबी के जो दानश्वर हैं अहमद सलीम, उनके घर गए जी, और डॉक्टर इकबाल आफाकी के घर खाना खाया। मंशा याद साहब जाते हुए भी कुछ कहानीकारों को मिला गए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़े आदमी थे, यानी अगर हम अशफाक सलीम मिर्ज़ा की बात करें। तो किताब आपकी अभी एक ही छपी है, उसकी इनफरादियत क्या है? इनफरादियत क्या थी? ओके, मंटो के हवाले से लोग काफ़ी गलत फहमियों का शिकार हैं। यानी मुझे कई लोगों ने ऐसा भी बताया कि यानी मना कर दिया जाता था कि नहीं मंटो नहीं पढ़ना, जो मर्ज़ी पढ़ लो। मुतनाज़ा चीज़ हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा मशहूर हो जाती है, हर वो चीज़ जिसका कंट्रोवर्सी जुड़ी होगी वो हमें पसंद होगी। खैर, मेरी किताब की खासियत ये थी कि मैंने उसमें मंटो की बहुत सी जो जाली एडिशन थे किताबों के, जो हमारे बहुत से पब्लिशर्स ने नकली नामों से छापे, उनकी निशानदही की। मंटो को जो मंजूम खराजी अकीदत पेश किया गया, उसकी ज़िंदगी में भी और उसके बाद भी, उन चीज़ों को एक जगह इकट्ठा किया। और एक ख़ास चीज़ उसकी ये थी कि 40s में ही मंटो साहब अपनी किताबों के इश्तहारात ख़ुद लिखते थे। यानी उसकी कॉपी मंटो साहब की खुद की लिखी हुई होती थी कि अब मेरी किताब आ रही है नमरूद की खुदाई, और जिसमें ये है और ये है और ये है, हर जो ऊपर नीचे दरमियाँ उसके लिए उन्होंने तो वो जो भी उनकी कॉपीज़ थी लिखी हुई उनके अपने हाथ की, उनको एक जगह इकट्ठा किया, एक सेक्शन उसका बना दिया, मंटो साहब के हवाले से कुछ लताइफ उसमें डाल दिए। तो इस तरह वो किताब एक मुनफरिद मजमुआ थी कि उसमें वो यानी जो रिवायती किताबें मंटो साहब की हमें मार्केट में मिलती हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ थी, और मंटो साहब की 100वीं सालगिरह पे आई थी, ये उसकी खासियत थी। तो फिल्म से भी आपको बड़ी दिलचस्पी है, मंटो का नाम आया तो मैंने कहा फिल्म की भी बात कर ली जाए। हाँ जी, मैं ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने जितनी खूबसूरत चीज़ें पैदा की हैं, रंग, खुशबू, ख़वातीन और बहुत सी प्यारी प्यारी चीज़ें, तो मैं कहता हूँ मुझे इन सब चीज़ों में अगर इश्क है तो फिल्म से है। जिस ज़ाहिर है उसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अपने घर वालों से मुझे शौक़ मिला, सिनेमा जाके फ़िल्म देखता था। 81 में मैं पहली मरतबा इंडिया गया, तब भी मुझे इंडिया की जो चीज़ याद है कि हम सिनेमा ज़रूर जाया करते थे, हमने बहुत सी फ़िल्में देखी, और वो ऐसा शौक़ था कि जो अभी तक साथ है। मैं खुश हूँ, गमगीन हूँ, कुछ भी हो, फ़िल्म हमेशा मेरे साथ रही है, हर हालत में। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान में फ़िल्म का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? पिछले कुछ अरसे से जब से नई नस्ल ने दिलचस्पी लेनी शुरू की है, जैसे बिलाल लाशारी काम कर रहे हैं, तो मैं होपफुल हूँ कि हमारे पास कंटेंट है, हमारे पास टेक्निक है, आने वाले दिनों में हम और अच्छी फिल्में बनाएंगे। तो आप तराजुम भी करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं जी, और ये सब साथ चलता है। मेरी किताब भी मीडिया मंडी आपने एडिट की, जी। वो कैसा तजुर्बा रहा? आपका अपना लिखा हुआ इतना रिफाइंड था कि उसकी एडिटिंग भी, ये आपकी दोस्ती है कि आप उसकी एडिटिंग कह देते हैं, ये एक मुश्किल तजर्बा था। यानी अगर कोई ऐसी चीज़ हो ना कि जहाँ मुझे पता हो कि 20 में से 15 जुमले बेकार हैं और मैं उनके काट के 5 कर दूं तो वो ठीक है, लेकिन मुझे वो 20 के 20 जुमले क्वालिफाई करते नज़र आ रहे हों और आप मुझे कहें अब्दाल इसको एडिट करो, तो मुझे लगता है वो मुश्किल काम है। आपने ग़ालिबन उसाफ में भी काम किया इस्लामाबाद में, जी, रोज़नामा
उस साहब में, हामिद मीर के ज़माने में। जी जी। तो वो ज़रा एक मुझे आपने बात सुनाई थी कि वो एक इल्म नजूम के हवाले से जायचा लिखता था, उस बंदे की ज़रा बात बताएं, हामिद मीर ने उससे क्या कहा? औसाफ की डमी छप रही थी, तो एक उसकी डमी छपती थी, तो जितने भी सफ़े छप रहे थे तो उसमें एक बाबा जी आते थे जो इल्म नजूम पे कुछ लिखते थे, आपका ये दिन कैसा रहेगा, ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो चूँकि हामिद मीर उस वक्त राउंड पे आया तो उन्होंने भी ज़रा, शायद हामिद मीर अफसर था, एडिटर था, तो उन्होंने नंबर बनाने के लिए, बात को मज़ा आ रहा होता है आपको कि आप एक अफसर से बात करें, तो उन्होंने कहा कि देखिएगा मीर साहब, ये सही, उर्दू स्पीकिंग थे बाबा जी, ये सही मकाम पे ही लग गया मेरा जो उसकी जो लिखते थे वो। तो हामिद मीर ने उन्हें कहा, हामिद मीर ऐसे यानी कि आगे जाते हुए, कि आपके मकाम के मुताबिक सही मकाम मिला है आपको। और मैं थोड़ी देर देखता रहा और फिर उसके बाद अगले दिन मैंने छोड़ दी थी जॉब। नहीं, आपने ये कहा ना, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आपकी किस्मत में कल क्या है? हाँ हाँ। तो उसने कहा कि नहीं जी, वो तो कल आप नहीं होंगे अखबार में। तो ये मैं बात असल में सुनना चाह रहा था। हाँ, कुछ ऐसा ही था, मगर अगले दिन फिर मैं भी नहीं था, मैं लाहौर वापस आ गया था। बिल्कुल सही। तो अब्दाल साहब, आप एक सलीमा हाशमी साहबा के साथ भी आपने एज ए सेक्रेटरी एक लंबा अरसा काम किया। हाउ वाज इट दिस एक्सपीरियंस? जब तक मिस हाशमी थी तब तक सब कुछ अच्छा था, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है मिस हाशमी से। मैं वहाँ जाने से पहले, BNU जाने से पहले मैं उनका सिर्फ फ़ैन था, मगर जब मैंने उनको देखा तो वो मेरी जो उनका उनसे मुतासिर होना था वो प्यार में तब्दील हो गया था, कि वो इतनी प्यारी और इतनी बड़ी शख्सियत है। तो जब तक वो रहीं तो तब तक मैं कहूँगा बहुत अच्छा रहा तजुर्बा। तो इंडिया आप किस सिलसिले में गए थे 81 में? 81 में तो हम अपने अजीज़ों को मिलने गए थे, मैंने आपको बताया। कोई मैं समझता था कि शायद आप किसी परफॉर्मेंस के सिलसिले में गए। नहीं, तब आई वाज ओनली 6 इन 1981। अच्छा। मैं 2013 में इंडिया गया था। हम एक इदारा है इंडिया में, स्पिक मके, तो उनकी एक एक्टिविटी होती है, तो उसके लिए मैं इंडिया गया 2013 में, दिल्ली रहा, कलकत्ता फिरा। तो क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या फ़र्क महसूस करते हैं? मैं उधर मुख्तलिफ तरह के लोगों को मिला, और शायद इसका कसूर भी फिल्म्स की तरफ, हमारी फिल्म की तरफ जाता है कि मैंने तो देखा है यहाँ पे कि अगर कोई जेल में हथकड़ी में है और बेड़ियों में है तो बहुत सीना फुला के चल रहा होता है, जिसका मैं कहता हूँ कि हमारी फ़िल्म ने उसका दिमाग ख़राब किया। हमारे गांव देहात में जो भी जुर्म हो रहा है उसकी वजह हमारी फ़िल्म है, हमारी लाहौर में बनने वाली फ़िल्म। अच्छा, इंडिया में मैं जितने भी लोगों से मिला और मुख्तलिफ लोगों के बारे में बात हुई, संजय दत्त को उस वक्त, संजय दत्त की जेल बहुत ज़्यादा ख़बरों में थी, तो मैं मुख्तलिफ लोगों से मिला तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे लोग बहरहाल जुर्म पे शर्मिंदा होते हैं और जुर्म करने वाले को बुरा समझते हैं। हमारी तरह जुर्म करने वाला वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि सीना फुला के चलता होगा कि मैंने ये कर दिया। तो हम अखलाकी फ़र्क हैं। अब्दाल साहब, बहुत शुक्रिया।